बच्चों लेक्चर 7 के रिवीजन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको रिवीजन लेक्चर कैसे लग रहे हैं। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया तब तक माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा जब तक आप उसको किसी डाई के साथ स्टे नहीं करते। हमारे केस में यूकैरियोट में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो एटीपी की सिंथेसिस यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है। ये डिपेंड करता है सेल या फिर उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी पर। कोई सीड है, ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, तो वहां एनर्जी ज्यादा चाहिए, एटीपी ज्यादा चाहिए, मतलब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन जर्मिनेटिंग सीड। सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप, सॉसेज शेप इस तरीके से होता है, मीट की तरह होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और नंबर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में वेरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर है और एक इनर है। आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस है, पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूअस है, और इनर मेम्ब्रेन बीच बीच में इन्वेजिनेट है। इन इन्वेजिनेशन को क्रिस्टे बोलते हैं। इसका मतलब इनर मेम्ब्रेन डिसकॉन्टिन्यूअस है। किसी भी सेल की आउटर बाउंड्री को डीलिमिटिंग लेयर बोलते हैं। तो डीलिमिटिंग लेयर आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रोटीन होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है और इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। अब यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस है, जिसको आप ल्यूमेन बोलते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे एक कमरा है, इस कमरे में मैं बीच में कोई लकड़ी लगा दूं तो इस कमरे के अंदर दो पार्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो पार्ट हो गए। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जो जगह है उसको मैट्रिक्स बोला। इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जो जगह है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोला। तो इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ इनर कंपार्टमेंट, जिसको बोला मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जिसको बोला आउटर कंपार्टमेंट। तो बच्चों दो कंपार्टमेंट्स में माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो गया ड्यू टू इनर मेम्ब्रेन। ये जो मैट्रिक्स होता है एक होमोजीनस सब्सटेंस है, एक जैसा सब्सटेंस है जिसके अंदर आपका एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा। वो डीएनए से एमआरएनए बनता है। आरआरएनए टीआरएनए भी डीएनए से ही बनते हैं। तो इसमें तीन तरह के आरएनए आपको मिलेंगे और इस एमआरएनए से आप 70s राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बना सकते हो। मतलब प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी इसके मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के अपने डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। बच्चों क्रिस्टे पे लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिनको F1 F0 पार्टिकल बोलते हैं। इन्हीं को ऑक्सीसोम बोलते हैं और इन्हीं को एटीपी सिंथेस एंजाइम बोलते हैं। ठीक, इसकी ये वाली यूनिट को F1 सब यूनिट बोलते हैं, इसको F0 सब यूनिट बोलते हैं। और यहां पर एटीपी की सिंथेसिस होती है। ये एटीपी की सिंथेसिस करता है और एटीपी की सिंथेसिस वाले स्टेप को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक स्टेप है जहां एटीपी बनते हैं, और ये स्टेप जिस बड़े प्रोसेस का पार्ट है उसको ईटीसी बोलते हैं। इसका मतलब ईटीसी की साइट माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन लेस है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम में, सबसे छोटा है, पेलाडे ने डिस्कवर किया था और काफी डेंस दिखता है। ठीक है, मोती जैसा है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, एस का मतलब मैं पहले बता चुका था, प्रोकैरियोट में 70 है, यूकैरियोट में 80 है। 30s 50s 40s 60s। इसमें कौन कौन से आरआरएनए हैं ये आपको याद करने हैं। इसमें कौन कौन से कितने नंबर के प्रोटीन हैं ये आपको याद करने हैं। तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना है, इसलिए आप राइबोसोम के लिए बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। वैक्यूल सेल के साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। एक मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, कैसी है, सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब बाहर से अंदर की तरफ यहां से वाटर आएगा और कुछ सॉल्यूट आएंगे, सारे सॉल्यूट नहीं आएंगे। ठीक, इस स्ट्रक्चर के अंदर प्लांट वाटर स्टोर करता है, जिसकी वजह से प्लांट में जो सेल है वो इलोंगेट करती है। तो अगर सेल इलोंगेट कर रही है तो उसका रोल जो है, वो जो सेल एक्सपेंड कर रही है उसमें रोल वैक्यूल का है। प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है उसको सैप वैक्यूल बोलते हैं। छोटे छोटे वैक्यूल गोल्गी बॉडी से बनते हैं और जब ये छोटे छोटे वैक्यूल असेंबल हो जाते हैं तो प्लांट में एक बड़ा वैक्यूल बनता है, जिसको आप सैप वैक्यूल बोलते हैं। उसमें वाटर है, इनऑर्गेनिक आयंस है, वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है। ठीक, साइटोप्लाज्म में जो आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है और यहां आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो जब चीजें साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर जाती हैं तो वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जाती हैं, वो लो से हाई जाती है, जहां आपका एटीपी खर्च होता है। मतलब ये मूवमेंट जो होगा बच्चों वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका
होता है। और ये आपकी लास्ट स्लाइड है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बच्चों अमीबा हो या पैरामीशियम हो, मैंने पैरामीशियम बनाया है। पैरामीशियम में बहुत सारे सीलियां हैं और पैरामीशियम के सराउंडिंग में पानी है। तो जब ये सीलिया पानी में बीट करेंगे तो पानी में करंट जनरेट होगा, पानी की स्पीड बढ़ेगी। उस पानी के फ्लो के साथ इसके अंदर फूड एंटर करेगा। फूड एंटर किया, अच्छी बात है, बस उस फूड के साथ पानी बहुत ज्यादा एंटर कर जाएगा तो इसके अंदर एक्सेस पानी आ जाता है। उस एक्सेस पानी को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्जॉर्ब करता है और बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड करता है। इसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। यही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वेस्ट मटेरियल को भी बाहर फेंकता है, इसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। फूड कहां पर आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई, बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन वापस से रिफॉर्म्ड हो गई और ये स्ट्रक्चर सेल के साइटोप्लाज्म में सेपरेट हो गया। इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है। अब लाइसोसोम के एंजाइम इसका डाइजेशन करेंगे। तो ये जो फूड वैक्यूल बना, ये गोल्गी बॉडी से नहीं बना, ये सेल मेम्ब्रेन से बना। कब? जब वो एनगल्फिंग कर रही थी, जब वो फूड मटेरियल को अंदर ले रही थी। तो बच्चों, रिवीजन लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।